36 साल, पूरे 36 साल एक बेटी ने इंसाफ के लिए इंतजार किया, एक परिवार की कभी न भूलने वाली तीज और एक ऐसा जंग जो वक्त के साथ कभी भरा ही नहीं बल्कि हरा होता चला है। सोचिए, सिर्फ 27 साल की एक युवा नर्स जिसने लोगों की जान बचाने का रास्ता चुना था, लेकिन खुद ऐसी दरिंदगी का शिकार बनी कि उसकी कहानी दशकों तक इंसाफ के गलियारों में भटकती रही। श्रीनगर की रहने वाली कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट एक ऐसा नाम है जिसे शायद आज के टाइम में करोड़ों लोगों ने कभी सुना ही नहीं, लेकिन ये नाम फिर से उजागर हुआ 36 साल बाद। उसी मामले में जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की और इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख रहे यासीन मलिक समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। पूरे देश का खून खौल उठा, हर एक शख्स सरला का केस सुनकर सन्न रह गया। तो ये कहानी सिर्फ सरला भट्ट की नहीं है, बल्कि उस दौर की भी है जब कश्मीर आतंकवाद की आग में झुलस रहा था, जब डर के सामान्य जीवन को निगल लिया गया था और जब हजारों परिवारों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी गई थी क्योंकि आतंकवाद हावी हो गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शक्ति। साल 1990, कश्मीर का वो दौर जिसे याद करते ही आज भी कई लोगों की रूह कांप उठती है। घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। धमकियां, हत्याएं, पलायन और भय का माहौल लगातार गहराता जा रहा था। हिंदुओं का नरसंहार खुलेआम हो रहा था और इसी दौर में श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 27 साल की लड़की एक सीधी सादी नर्स के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही थी, जिसका नाम था सरला भट्ट। वो कोई रसूखदार महिला नहीं थी, बस अपनी ईमानदारी से फर्ज निभाती थी। लेकिन 15 अप्रैल 1990 के उस काले दिन JKLF के वहशी दरिंदों ने अस्पताल परिसर में घुसकर सरला के माथे पर बंदूक तानकर उसे अगवा कर लिया। अगले 4 दिनों तक उस मासूम को एक घुटन भरी काल कोठरी में कैद कर रखा गया और जो बर्बरता उसके साथ की गई उसे शब्दों में ढालना भी मुमकिन नहीं है। उन हैवानों ने न सिर्फ उसकी मर्यादा को तार-तार किया, बल्कि जलती हुई सिगरेट के कश से उसके कोमल बदन को जगह जगह से दाग दिया। उसके जिस्म को अपने दांतों से बेरहमी से नोचा गया। 4 दिनों तक उस नरक को सहने के बाद 19 अप्रैल को दरिंदों ने उसे गोलियों से भून दिया। उसकी लाश को श्रीनगर के लाल बाजार के पास एक लावारिस शव की तरह फेंक कर चले गए। उसके शरीर पर एक पर्चा भी चिपका गए जिस पर लिखा था, ये पुलिस की मुखबिर थी। लेकिन आज सच के उजाले में यह साफ हो चुका है कि उसका एकमात्र गुनाह सिर्फ ये था कि वो एक कश्मीरी पंडित थी और घाटी से हिंदुओं का नामो निशान मिटाने वाले उन कट्टरपंथियों को उसका वो जीना गवारा नहीं था। लॉन्ग ड्रीम ऑफ होम किताब में दर्ज है कि जब कर्फ्यू के साए में उस बेटी का शव घर पहुंचा तो खौफ का वो मंजर था कि मुस्लिम पड़ोसी भी डर के मारे अपने घरों में दुबक गए थे। पिता शंभुनाथ अपनी बेटी के जले हुए क्षत विक्षत शव को देखकर अकेले मातम मना रहे थे, क्योंकि आतंकवादियों ने फरमान सुना दिया था कि जो भी इस हिंदू परिवार की मदद करेगा उसका हश्र भी यही होगा। बेटी के अंतिम संस्कार के लिए उस लाचार बाप को एक सूखी लकड़ी तक नसीब नहीं हुई थी। दहशत का आलम ऐसा था कि चिता जलाने के लिए एक माचिस तक के लिए वो परिवार तरस गया। आखिरकार दूसरे मोहल्ले के कश्मीरी पंडित परिवार ने गुपचुप तरीके से लकड़ियां पहुंचाई, लेकिन खौफ के कारण कोई पंडित या फूल नसीब नहीं। मोहल्ले से बाहर कदम रखना मौत को बुलावा देना था, इसलिए उस बेबस पिता ने अपनी जवान बेटी की चिता को एक गंदे नाले के किनारे मुखाग्नि दी। सोचिए क्या झेला इस परिवार ने, क्या झेला इन कश्मीरी पंडितों ने। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये सिर्फ एक दर्दनाक कहानी है तो यकीन मानिए, दर्द तो आपको अभी महसूस ही नहीं हुआ। असली दर्द अब सुनिए। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले 5 मुख्य आरोपियों के नाम आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। मोहम्मद यासीन मलिक, खुर्शीद अहमद, अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ और गुलाम मोहम्मद टपलू। इनमें से 3 तो सुरक्षा बलों के हाथों पहले ही ढेर हो चुके हैं, एक अभी भी कानून के हाथों से भागा हुआ है। लेकिन उस पूरे षड्यंत्र का आका यासीन मलिक आज तिहाड़ जेल की कालकोठरी में बंद है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन हमारी व्यवस्था का खेल तो देखिए, ये वही यासीन मलिक है जिसे पुरानी सरकार के दौर में अमन का मसीहा बनाकर पेश करने का घिनौना खेल खेला गया था। सोचिए, एक आतंकवादी को कैसे शांति दूत बताया गया। कश्मीरी पंडित जब जम्मू कश्मीर की सड़कों पर तंबुओं में दाने दाने को तरस रहे थे, तब उनकी बेटियों का ये कातिल देश के सबसे बड़े सरकारी आवास पर VIP मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा था।
साल 2006 की वो तस्वीर आज भी हर एक नागरिक के सीने में चुभती है, जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस खूनी से हाथ मिला रहे थे और ये आतंकी उन्हें अपनी सीढ़ियां भेंट कर रहा था। यासीन मलिक ने खुद अपने दस्तावेजों में दावा किया था कि जब वो सीमा पार आतंकी सरगनाओं से मिलकर लौटा था, तब भारत के शीर्ष नेतृत्व ने उसे धन्यवाद कहा था और उसे कश्मीर में शांतिपूर्ण आंदोलन का चेहरा बताया था। क्या ये देश के उन पीड़ित बेटियों की आत्माओं के साथ एक खुला विश्वासघात नहीं था? लेकिन पाप का घड़ा कहते हैं ना, एक दिन जरूर फूटता है और सारे चेहरे बेनकाब होते हैं। अब वो फूट चुका है। यासीन मलिक का असली चेहरा, घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। तो इस कहानी की ये तो शुरुआत भर है। सरला के भाई का वो बयान आज भी कलेजा चीर देता है। आप उसे सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सरला के भाई ने खुद बताया कि जब वो अपनी बहन की अस्थियां बटोरने उस नाले के पास गए थे, तो वहां मौजूद इन आतंकियों ने, उपद्रवियों ने उस अस्थि कलश को लात मारकर गिरा दिया, अस्थियों को अपने जूतों से कीचड़ में रौंद दिया। वो वक्त ऐसा था कि उस भाई को अपनी बहन की सिर्फ एक मुट्ठी राख अपने कपड़ों में समेटकर वहां से भागना पड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, 21 अप्रैल 1990 को उनके सूने घर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया गया, जिसके बाद वो परिवार हमेशा हमेशा के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर जम्मू से पलायन करने को मजबूर हो गया। सिर्फ एक परिवार ही नहीं, आतंकवादियों ने उस 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद 62,000 कश्मीरी परिवारों को बेघर कर दिया गया और सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। वक्त गवाह है, तुष्टीकरण का शोर चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, ना इंसाफी की दीवार को एक दिन गिरना ही होता है और आज उस दीवार के गिरने की शुरुआत हो चुकी है। सरला भट्ट और गिरिजा जैसे बेटियों के गुनाहगारों का अब मुकम्मल हिसाब होगा, क्योंकि अब देश जाग चुका है और इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें जांच एजेंसी ने यासीन मलिक पर अपहरण और हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस मामले की दोबारा जांच सालों बाद शुरू हुई है और उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। ये ध्यान रखना जरूरी है कि चार्जशीट आरोपों का दस्तावेज होता है और अंतिम निर्णय अदालत के न्यायिक परीक्षण के बाद ही होता है। लेकिन इतना जरूर है कि 36 सालों बाद इस केस का अदालत तक पहुंचना उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है जो लंबे समय से इस मामले में न्याय की मांग करते रहे हैं, जैसे कि सरला का परिवार। इस बीच यासीन मलिक पहले से ही आतंकवाद से जुड़े एक अन्य मामले में दोषी साबित होकर तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अब ये नया मामला भी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है और ऐसे में मांग सिर्फ यही की जा रही है कि ऐसे आतंकवादियों को, यासीन जैसे लोगों को सिर्फ सूली पर चढ़ा देना चाहिए। खुशी की बात है, चार्जशीट लग गया है। इसमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 37 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। अगर 37 साल में नहीं हुआ तो कब होगा फिर? ये नहीं कि सरला भट्ट के केस में जितने भी विक्टिमाइज केस बेचारे हैं, हमारे टिकलाल टपलू जी है, नीलकंठ गंजू है, वो सतीश टिक्कू है, गिरजा टिक्कू है, किसको आज तक इन्होंने इंसाफ दिलाया? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका इंसाफ मिलना चाहिए। ये तो है, खुशी की बात है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस मुकाम तक पहुंचने में 36 साल क्यों लग गए? यही सवाल शायद सरला भट्ट के परिवार ने भी अनगिनत बार खुद से पूछा। जांच एजेंसी के मुताबिक मार्च 2024 में यह मामला स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा गया और लगभग 2 सालों की पूरी जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। इस दौरान पुराने दस्तावेज, गवाहों के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा की गई। तो बात यह भी है, सालों पुराने मामलों की जांच आसान नहीं होती। कई गवाह नहीं रहते, कई रिकॉर्ड्स बिखर जाते हैं और कई समय के साथ सच्चाई तक पहुंचना और कठिन हो जाता है। फिर भी जब कोई मामला दोबारा खुलता है तो उसके साथ न्याय की नई उम्मीद भी जन्म लेती है। सरला भट्ट अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम एक बार फिर अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है और इंसाफ की जो किरण परिवार को दिखाई दे रही है, वाकई में हर किसी को दहला रही है। यह सिर्फ एक केस की फाइल नहीं, बल्कि उस दौर की एक दर्दनाक याद भी है जिसे कश्मीरी पंडितों ने झेला। खैर, वक्त गवाह है कि तुष्टीकरण का शोर चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, इंसाफ की पुकार को कभी दफनाया नहीं जा सकता। सरला भट्ट और गिरिजा जैसे बेटियों के गुनाहगारों का अब पाई पाई का हिसाब होगा, क्योंकि अब देश जाग चुका है और इन कट्टरपंथियों को उनके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। तो फिलहाल सरला भट्ट के इस केस को सुनकर आप क्या कुछ राय रखते हैं और इन आतंकवादियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, उसको लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।